बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, लाइट आता है बाहर से। हाँ तो अब कल से दुआरी पे एकदम बाहर बोर्ड लगाओ के बाहर, सब अच्छा रहेगा। बोलिएगा मत आप लोग तब, तो आप लोग भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है ना? आप भी इलेक्ट्रिसिटी है ना? 10th में है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी आपके में आएगा, ठीक है? पढ़ा जाए, चलिए सुनिए, देखिए। तो आज स्टार्ट किया जाएगा, आज सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा ये पढ़ना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। क्या पढ़ा जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी क्या है। यह क्या है? फिजिक्स का एक चैप्टर है, नया वाला चैप्टर, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वह फिजिक्स का एक ब्रांच है। क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब ये क्यों ब्रांच है फिजिक्स का, क्यों एक ब्रांच है ये? क्योंकि फिजिक्स अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि उसको अगर हम तोड़ करके छोटा छोटा नहीं पढ़ेंगे तो फिजिक्स का पूरा ज्ञान नहीं मिलने वाला है। जैसे पहले साइंस हुआ करता तो साइंस एक सब्जेक्ट पढ़ते थे। अब सोच के देखिए सीबीएसई वालों में क्या होता है कि क्लास 6 से लेकर के और 8 तक साइंस का बुक आती है, कई बुक, और उसी में सारा रहता है। वैसे 10th में भी आप लोग की उसी तरह से है, लेकिन बाकी आईसीएसई वालों में क्या होता है कि भाई 3 बुक में बट गई हैं। हम लोग क्लास 6 में जब आईसीएसई में रहते हैं तो एक पूरा फिजिक्स का बुक पढ़ते हैं, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का, तीनों अलग अलग हो जाता है। तो क्यों इसको डिवाइड कर दिया गया? ताकि हमें साइंस का पूरा ज्ञान हो सके। इसके लिए पूरे साइंस सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में बांट दिया हमने, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। और उसमें क्या किए हैं कि इन चीज़ों को और डिटेल पढ़ने के लिए हमने डिवाइड किया है। वैसे ही फिजिक्स के बारे में जैसे जैसे फिजिक्स में ज्ञान हमारा बढ़ता गया, जैसे जैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन होता गया, नॉलेज बढ़ता गया फिजिक्स का, भैया इसको डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि अगर हम चाहते हैं फिजिक्स के बारे में डिटेल नॉलेज हो, यानी फिजिक्स में जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका नॉलेज हो, इसके लिए फिजिक्स को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। तो फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। अब फिजिक्स का जो ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स के कई सारे ब्रांचेस हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में भी कई पार्ट्स होते हैं, है ना? तो थर्मोडायनेमिक, जैसे हीट के बारे में पढ़ना होता है तो थर्मोडायनेमिक्स में चले जाते हैं, या कैलोरीमीटर में हम चले जाते हैं, तो वहां पर जाकर के इसके बारे में क्या करते हैं? हम लोग पढ़ते हैं, है ना? और इसके बाद से अब हमारे पास क्या आता है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ेंगे ये समझेंगे। देखो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले तो ये समझ लो। हम सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा। इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे चार्ज कितने तरीके का होता है, फिर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा ब्रांच है उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है। फिर इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में इतना बड़ा ब्रांच हो जाता है कि उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करने की जरूरत पड़ जाती है। और वो 2 ब्रांच हमारे पास हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, ये चीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे तो चार्ज को मोशन में लाते हैं। अब चार्ज को कैसे मोशन में लाया जाए, हम उसका तरीका पढ़ेंगे, है ना? कि चार्ज को अगर मोशन में लाना हो तो चार्ज को मोशन में कैसे लाएंगे, ये सब चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें पढ़ते क्या है तो मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। इट इज द ब्रांच ऑफ physics that deals with the study of charge and its property in both the dynamic and static condition। अब क्या मतलब हुआ इसका, अब समझाता हूं। कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वह फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में। किसके बारे में? यानी पूरे इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, और चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तथा चार्ज के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या पढ़ने वाले हैं? उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। उसकी प्रॉपर्टी में हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि जब चार्ज मोशन में रहेगा तब कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएगा, जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तब कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएगा। इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। मतलब ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या और इसमें करते क्या है। यानी इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तब जब वह रेस्ट में होगा। और अरे मैं समझे, जहां नहीं समझ में आएगा पूछना। दूसरी चीज
कि ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक ब्रांच होता है जहां पे ये सब करते हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ में आई अभी तक कि चार्ज क्या है। पूरे इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं और चार्ज ही अगर नहीं जानेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या, है ना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि चार्ज होता क्या है। देखो अभी तक हमको ये पढ़ाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज है, जो प्रोटॉन है वो चार्ज है। वो चार्ज पार्टिकल है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, प्रोटॉन चार्ज नहीं है, वो चार्ज पार्टिकल्स है। चार्ज का मतलब कुछ और होता है, चार्ज पार्टिकल का मतलब कुछ और होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो क्या है हमारे पास, चार्ज पार्टिकल है, लेकिन वो चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब समझो क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है कि द फिजिकल फंडामेंटल property of material particle by which it shows repulsion or attraction क्या है भैया चार्ज। चार्ज एक फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फिजिकल वो जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो फिजिकली शो करते हैं, उनको कोई केमिकल रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं होती है ना। जब ये रिपल्सन अट्रैक्शन शो करते हैं तो फिजिकली शो करते हैं, है ना। मतलब उनकी शेप साइज नहीं बदलती है, ये सब चीजें नहीं होती है उसमें। शेप साइज मतलब उनका जैसे होता है ना कि केमिकल रिएक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि गैस का इवोल्यूशन होता है, उसमें उसका स्टेट बदल जाता है ना, एनर्जी का चेंजेस आता है, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, ऐसा कुछ इसमें, इसीलिए इसको फिजिकल बोला गया। दूसरा फंडामेंटल है, मतलब ये एक पार्टिकल के अंदर स्वयं जब वो पार्टिकल बनता है उसी समय पे इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा क्या करता है। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे हम 2 घंटा सोए हैं, तो 2 घंटा सोए हैं, तो सोए वाला शब्द क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है कि हमने सोया। वो किस चीज का नाम, हम कह रहे हैं कि हम आज बहुत दुखी हैं, तो आज बहुत दुखी है, इसका मतलब क्या कि वो एक प्रॉपर्टी है कि हम दुखी है भाई। वो किसी मटेरियल पार्टिकल का नाम। वैसे ही जो चार्ज होता है ना मेरे भाई, वो किसी पार्टिकल का नाम नहीं है, वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी का नाम है, जिसके द्वारा वो करता क्या है, रिपल्सन और अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो जो रिपल्सन अट्रैक्शन शो कर रहा है वो चार्ज की प्रॉपर्टी है। वो जो प्रॉपर्टी उसको चार्ज बोलते हैं हम लोग, है ना। तो चार्ज समझ में आया कि चार्ज इज द फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पार्टिकल बाय विच इट शोस अट्रैक्शन और रिपल्सन। मटेरियल, हाँ, जो मटेरियल पार्टिकल है जो कि इस बिहेवियर को शो करता है उसको चार्ज पार्टिकल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, चार्ज पार्टिकल, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। जैसे मान लो कि एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होने का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी शो करेगा, कौन सा, अट्रैक्शन और। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोटॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों को करीब लाया और वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी आ रही है, मतलब वो चार्ज है। चार्ज है मतलब वही अट्रैक्शन रिपल्सन है, तो चार्ज है। अगर नहीं शो करा तो चार्ज काम खत्म। तो चार्ज का ऐसा यूनिट हमारे पास हो जाएगा SI, यूनिट ऑफ जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाता है कूलम। क्या हो जाता है, कूलम। इसको लिखा जाता है स्मॉल c से। जैसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन होता है हमारे पास, ये वाली कलर का नहीं दिख रहा है, चार ये नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा बदल दे रहा हूं मैं। जैसे हमने क्या कहा कि जो SI यूनिट है किसका, चार्ज का, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या है, कूलम, है ना। और इसको लिखा किससे जाता है, C से। और मैं कह रहा हूं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को E से लिखा जाता है, E- से। इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज उसके ऊपर होता है। ऐसे ही हमारे पास जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन हमारे पास उसके ऊपर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो कूलम मैं लिख रहा हूं ये क्या है, चार्ज की क्वांटिटी को बता रहा है कितना है। जैसे हम लोग नहीं लिखते हैं कि भैया हमको 4 किलो चीनी दीजिए, तो किलो क्या बोल रहा हूं, उसका यूनिट बोल रहा हूं, कितनी मात्रा में चाहिए। तो अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट बनाई गई है। उस तरह चार्ज को मेजर करने के लिए हमने जो यूनिट बनाया वो क्या हमारे पास है, कूलम है। तो चार्ज के बारे में समझ में आ गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच में जो चीज के बारे में हम पढ़ने वाले वो चीज समझ में आ गया कि चार्ज क्या है। पर यह नहीं समझ में आ रहा है कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं कि ये 2 प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं,
है ना। तो चार्जेस के टाइप्स की बात करें तो चार्ज हमारे पास होता है दो तरीके का। कितने तरीके का? दो तरीके का। अब वो चार्ज दो तरीके का कौन कौन सा है? तो चार्ज जो दो तरीके का है वो है एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास है निगेटिव चार्ज। चार्ज दो तरीके के हैं। बिहेवियर ये जो शो कर रहे हैं ना, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये दो तरीके का है। अब वो दो तरीके का कौन कौन सा है मेरे भाई? तो मैंने बोला कि पहला हमारे पास हो जाएगा टाइप ऑफ चार्जेस। यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। पहला हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हमारे पास होता है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। जैसे आपने कहा कि भैया ये तो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी दो तरीके क्यों? क्यों प्रॉपर्टी भी तो दो तरीके की हो सकती है, जरूरी थोड़ी है। मैं सो भी सकता हूं, खा भी सकता हूं, दौड़ भी सकता हूं, रो भी सकता हूं, दुखी भी हो सकता हूं। उस तरह से प्रॉपर्टी इसके पास कितनी है? दो है। उसी के बेसिस पे पार्टिकल का भी नाम क्या रख दिया गया? दो तरीके का। एक होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज को प्लस से दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को प्लस से, और निगेटिव चार्ज को माइनस से। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है या अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों शो करेंगे चार्जेस। अगर ये अट्रैक्शन रिपल्सन शो कर रहे होंगे तो एक रीजन, एक स्पेस होगा ना कि कितना दूरी में ये शो कर रहे होंगे। अरे भाई, जैसे मान लीजिए कि कहीं एक पार्टिकुलर जगह का कोई डॉन होता है, तो डॉन होगा तो उस पार्टिकुलर उसका अपना एक क्षेत्र होगा ना कि इतना दूरी में उसका दहशत है। उसी तरह से जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है उसका अपना एक रीजन होगा, एक स्पेस होगा कि कितना दूरी में वो अपना इफेक्ट डाल रहा है, कितना दूरी में वो अपना इफेक्ट डाल रहा है। उसी तरह से जैसे निगेटिव चार्ज है तो इसका भी अपना एक रीजन होगा या एक स्पेस होगा कि इतना दूरी में ये अपना इफेक्ट डाल रहा है। जितना दूरी में अपना इफेक्ट डाल रहा होगा उतनी दूरी को उसका क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वह जगह, वो स्पेस होता है जितना दूरी में उस चार्ज का इफेक्ट महसूस किया जा सकता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट इतना दूरी में आप महसूस कर रहे हो तो इस पूरे स्पेस को क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड is the space around the charge within which the effect of charge can be experienced। क्या है हमारे पास? अभी लिखवा दूंगा मैं। क्या चीज है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है या चार्ज है, इसके आसपास कितना दूरी में ये इसका इफेक्ट हम महसूस कर। इफेक्ट महसूस करना मतलब कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो कितना दूरी में यह रिपल्सन करना चालू कर देगा, उतने स्पेस को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रियली में अगर सोचा जाए, समझा जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जितना दूरी में इस चार्ज का इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसी तरह निगेटिव चार्ज का भी होगा कि इतना दूरी में उसका इफेक्ट महसूस कर रहे हैं तो ये पूरा स्पेस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा निगेटिव चार्ज का। यानी पॉजिटिव चार्ज का एक अपना इफेक्ट, एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है जितना दूर में वो अपना इफेक्ट डाल रहा है, और दूसरा निगेटिव चार्ज का भी एक होता है हमारे पास। जो पॉजिटिव चार्ज का स्पेस होता है उसको हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो काम तो बनेगा नहीं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए, इसको बताने के लिए हमने क्या कर दिया है? कुछ काल्पनिक लाइनें बना ली हैं, कुछ इमेजिनरी लाइनों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? कुछ इमेजिनरी लाइन का प्रयोग, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बना दिया। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये इमेजिनरी लाइन होती है जो चार्ज के चारों तरफ ड्रॉ की जाती है। सपोज करिए बाबू, ये कोई हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ होंगी, चारों तरफ, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में होंगी सर्कुलर आकार, नहीं, वो पूरा 3D में होंगी, चारों तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? या इमेजिनरी लाइन होती हैं। इनको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पांडे आपका कॉल आ रहा है, उधर बात कर लीजिए जल्दी से। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है हमारे पास? तो हम कह रहे हैं कि चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जितना दूरी में उसका इफेक्ट महसूस किया जा रहा है उतने स्पेस को हम लोग क्या कह देंगे? उतने स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। और जिन लाइनों की मदद से इस स्पेस को दिखाया जाता है उन लाइनों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी लाइन होती हैं? इमेजिनरी लाइन होती हैं। कैसी लाइनें होती हैं? नहीं समझ में आ रहा है? क्या होती है सब? अरे समझ में, पूछो, कुछ पूछना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गया कि इमेजिनरी लाइनें जो चार्ज के चारों तरफ जो ड्रॉ किया जाता है जिससे कि हम ये पता लगा सके कि इस चार्ज का इफेक्ट कितना दूरी में है, उन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड।
और वो स्पेस जितना दूरी में इस चार्ज का इफेक्ट महसूस किया जा रहा है उसको, ऐसे ही नेगेटिव चार्जेस में भी होता है। ऐसे नेगेटिव भी होता है कि इसमें भी इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पाई जाती हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये देखो एक बात बता रहा हूं, ये इमेजिनरी होती है, सही की नहीं होती है, हम ड्रॉ करते हैं क्योंकि चार्ज जो अट्रैक्शन और रिपल्सन की बिहेवियर शो कर रहा है, इसको हम बताने के लिए ऐसी लाइनें हम उसके चारों तरफ बनाते हैं। अब ये इसके चारों तरफ क्यों बनाए, इसको क्यों बनाए, ताकि हम ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी है उसको हम एक्सप्लेन कर सकें। इसको बताने के लिए ही हम लोगों ने ऐसी लाइनें बनाई हैं। जो देखो, जब हम अब इसके बारे में जब पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़े थे, चार्ज पार्टिकल उसके बिहेवियर के बारे में पढ़े थे, तब हम ये देखे थे कि दो या दो से अधिक चार्जेस को जब लाया जाता है तो या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन शो करती हैं। तो वो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो शो कर रही हैं वह क्यों शो कर रही हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या कर दिया, ऐसी लाइनें उसके चारों तरफ, जिनको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव कैसे एक्सप्लेन किया गया है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्जेस में होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, वो बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होती हैं उसमें इनवर्ड की तरफ होती है, रेडियली इनवर्ड होती हैं। अगर हम क्या करें, दो पॉजिटिव चार्जेस को ले आए तो एक पॉजिटिव चार्जेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, दूसरे पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपल करती हैं। तो दो पॉजिटिव चार्जेस लाएंगे तो रिपल्सन होगा, ऐसे ही दो नेगेटिव चार्जेस लाइए, अगर दो नेगेटिव चार्जेस लाएंगे तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। अब ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि एक सामान को हम खींचेंगे वही तुम करो कि वो भी मेरा है, हम करें कि मेरा है, तो आपस में झगड़ा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिपल्सन होता है, इस चीज को बस एक्सप्लेन करने के लिए चीजें ड्रॉ की गई हैं। ऐसे अट्रैक्शन कैसे होता है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब लाए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो जब दोनों एक दूसरे को खींच रही है, ये दे रहा है और खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे को एक तरफ आती हैं। होता है ना, जैसे मित्रता कैसे बढ़ती है, भैया एक रोटी हम तुमको खिला दिए, तुम हमको खिला दिए, फिर धीरे धीरे मित्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। स्कूल में यही तो होता है। तो ऐसे ही ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये दो बातें समझ में आया गया कि पहली बात ये समझ में आया कि भैया इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके की होती है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात ये समझ में आई कि एक जो चार्ज होता है उस चार्ज का कुछ रीजन होता है, कुछ स्पेस होता है कि भैया वो चार्ज अपना इफेक्ट कितना दूरी में डाल रहा है, जितना दूरी में अपना इफेक्ट डाल रहा है उतनी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इस फील्ड को दिखाने के लिए हम चार्ज के चारों तरफ कुछ लाइनें ड्रॉ करते हैं, उन लाइनों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। अब बात समझ में आ गई। तो ये हो गया चार्ज और उसके टाइप्स के बारे में। आगे बढ़ा जाए। अब बात आती है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है, इनमें ये दोनों चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, इन्हें दोनों चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। तो इन दोनों चार्जेस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आप तो कहें कि डायनेमिक कंडीशन में पढ़ेंगे और स्टैटिक कंडीशन में। तो अब चार्ज को स्टैटिक और डायनेमिक कंडीशन में पढ़ेंगे तो कैसे, उसके बारे में थोड़ा जाना जाए, है ना। धीरे धीरे हम लोग क्या करते जाएंगे, इसके डिटेल में चले जाएंगे, है ना। अभी फिर क्या क्या पढ़े, देखो हम लोग एक चीज पढ़े कि भैया जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है वो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पे हम चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और दोनों ही कंडीशन में, एक डायनेमिक कंडीशन में और एक स्टैटिक कंडीशन में। फिर हमने पढ़ा कि भैया अगर इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चार्ज क्या होता है पहले तो ये बताइए, तब तो हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी जानेंगे। तो हमने बताया कि चार्ज एक फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल पार्टिकल की, जिसके द्वारा वो अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी को शो करता है। फिर हमने देखा कि चार्ज कितने तरीके के होंगे, अगर अट्रैक्शन रिपल्सन शो कर रहा है दो प्रॉपर्टी, तो चार्ज कितने तरीके के हैं, इसके मतलब दो तरीके के, क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्सन शो अकेले थोड़ी करेंगे, तो इसके लिए दो तरीके के चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है। कौन कौन से, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्लस साइन से दिखाएंगे, निगेटिव चार्ज को माइनस साइन से दिखाएंगे। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके चारों तरफ, और जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं इसके चारों तरफ का वो स्पेस, जितना दूरी में इस चार्ज का इफेक्ट महसूस किया जा रहा है, उस स्पेस को हम लोग क्या बोले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले हैं। क्या बोले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए कि उस चार्ज के चारों तरफ का वो जगह जितना दूरी में इसका इफेक्ट महसूस कर रहे हैं, उस स्पेस को दिखाने के लिए हमने क्या किया, कुछ इमेजिनरी लाइनें ड्रॉ कर दिया। उन इमेजिनरी लाइनों को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इतनी बातें चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ ली। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी पढ़ाई हम कैसे करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो कि फिजिक्स का ब्रांच है, इसको दो तरीके से पढ़ते हैं हम। एक पढ़ते हैं हम स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में, जिसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। जब व्हेन चार्ज इज एट
चार्ज इज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में रहता है उस समय पर देखो, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये खुद दो ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी है। एक ब्रांच हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसा ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी का? तो इलेक्ट्रिसिटी का वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज को रेस्ट में रख के पढ़ते हैं, उसकी चार्ज को रेस्ट में रखेंगे और वो कितने तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, सभी चीजों के बारे में पढ़ लेंगे तो वो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा। और चार्ज को क्या करा देंगे? मोशन में करा देंगे। और वो मोशन में जब आ जाएगा तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ लेंगे तो वो हो जाएगा कौन सा ब्रांच? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट। एंड इसमें क्या पढ़ेंगे? व्हेन द चार्ज इज इन मोशन। चार्ज इज इन मोशन। आ रही बात समझ में? कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खुद दो ब्रांचेस में डिवाइड है, एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा उसके बारे में वहां पढ़ेंगे। और इसमें अब बता दूं कि ये वाला और 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। पर क्लास 10th में सबसे ज्यादा जिक्र किसका किया गया है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। मतलब जहां चार्ज जब मोशन में आ जाता है तब क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है उसके बारे में हम कहां पढ़ेंगे? क्लास 10th में अभी। और जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उस कंडीशन में उसके क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा? क्लास 12th में। वहां क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, जब दो चार्जेस को रेस्ट में लाकर रख दिए, कुछ r दूरी से सेपरेट कर दिए इसको, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। अब ये रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। जब मोशन में आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रोड्यूस करता है। ये क्लास 10 में पढ़ेंगे। और रेस्ट में रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। क्या जानना है? कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे प्रोड्यूस करता है। अरे बात समझ में? और जब मोशन में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता है। तो ये चीज यहां पढ़ेंगे। तो ये चीज हमारे में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अगर जानकारी की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा ब्रांच है जहां पे हम चार्जेस को रेस्ट में रखेंगे और उनकी सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि दो चार्जेस को अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दे तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। वो फोर्स कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर दो या दो से अधिक चार्जेस को भी ला दें तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये सब चीज वहां पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे? कि जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो मोशन में आने के बाद क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा इसमें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चार्ज को रेस्ट में तो ठीक है रख दिया और रेस्ट में आ गया, पर अगर चार्ज मोशन में कराना हो तो चार्ज को मोशन में लाएंगे कैसे? है कि नहीं? चार्जेस को अगर मोशन में लाना भैया तो कोई तरीका तो होना चाहिए कि चार्ज को मोशन में लाना। तो क्या तरीका? तो इसके बारे में सुनो कि चार्ज को हम मोशन में लाते कैसे हैं। चार्ज को रेस्ट में रखना आसान है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना थोड़ा सा, पर चार्ज को मोशन में ले आएंगे तो कैसे लाएंगे उसका कोई तरीका होना चाहिए। तो मुझे एक बात ये बताओ कि तुम लोग पढ़े होगे कि जहां कहीं भी एनर्जी ज्यादा होती है वहां से कम की तरफ फ्लो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ज्यादा टेंपरेचर पे है, ये एक ऑब्जेक्ट है भैया, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। इसका टेंपरेचर हमारे पास मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका है 10 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों को लाके चिपका देंगे, दोनों को लाके, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एनर्जी इसमें से इसमें फ्लो करने लगेगी। बॉडी ए से बॉडी बी में एनर्जी फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा, इसके पास, और एनर्जी हमेशा प्रेफर करती है कि हायर से लोअर की तरफ फ्लो करे। तो यहां पे एनर्जी ज्यादा है इसलिए यहां से यहां फ्लो करके जाए। ऐसे ही आप पढ़े होंगे कि अगर सपोज करो ये दो टैंक है, इसमें पानी भर दिए दोनों में, एक में कम भर दिए एक में ज्यादा। अगर नीचे से इसको पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो ये पानी क्या होगा? इधर से निकल करके इधर फ्लो करेगा। फ्लो करेगा ना। क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि इसमें पानी जो भरा है वो ज्यादा हाई लेवल तक भरा है, जिसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और इसमें पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर एनर्जी यहां से यहां फ्लो करके जाएगी। और कब तक होगी? जब तक दोनों। तो फिर यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि अगर हम चाहते हैं चार्ज को मोशन में कराना तो कुछ ऐसा चार्जेस के लिए भी कर दे कि एक तरफ चार्ज ज्यादा कर दे और एक तरफ चार्ज, अपने आप ये चार्ज का पोटेंशियल बढ़ जाएगा और यहां पे चार्ज का पोटेंशियल कम हो जाएगा और वहां से यहां चार्ज नहीं कर सकते हैं।
जैसे यहां पे हम कर पा रहे हैं कि एक को ज्यादा टेम्परेचर दे दिए, को कम, तो जिसकी वजह से इसके पास एनर्जी ज्यादा, इसके पास कम, जैसे दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे यहां से यहां एनर्जी फ्लो करना, वैसे ही जैसे इसमें हुआ है। तो उसी तरह के चार्जेस के बारे में दिमाग आया कि अगर क्या कर दे, एक जगह ज्यादा चार्ज कर दे और एक जगह, तो चार्जेस जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ, और चार्ज को मोशन में लाना चाहते थे और चार्ज मोशन में आ जाएगा। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसके लिए क्या करते हैं, एक तरफ ये जैसे पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ा देते हैं और एक तरफ निगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ा देते हैं। अब पॉजिटिव चार्जेस की साइज बड़ी बड़ी होती है भाई, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाते पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज, सोच के देखो। और जो हमारे पास आयंस बनते हैं, जब एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते तभी ना आयंस बनते हैं, ये आयंस की साइज बड़ी होती है और इलेक्ट्रॉन की साइज। अगर हम क्या कर दे, अगर इन दोनों को एक कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है और यहां प्रोटॉन ज्यादा है, पर प्रोटॉन में रिपल्सन की वजह से प्रोटॉन मोशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए सॉरी प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव आयंस जो है वो मोशन नहीं कर पाते क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है। चार मोटे आदमियों को खड़ा कर दे तो कौन किसको धक्का देगा, कोई किसी को नहीं, सब आपस में धक्का देते रह जाएंगे। लेकिन ये छोटे छोटे पार्टिकल है, ये छोटे छोटे पार्टिकल है, तो जब ये आपस में रिपल्सन करते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, एक तो इन दोनों को जैसे कनेक्ट करेंगे इनके बीच में अट्रैक्शन भी लगेगा और ये रिपल्सन भी शो कर रहे हैं। तो चार्जेस की पार्टिकल, इन चार्ज पार्टिकल की साइज छोटे होने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, यहां से यहां भागना, क्योंकि यहां पे निगेटिव चार्ज छोटे छोटे हैं। अरे भैया निगेटिव चार्ज की पार्टिकल की साइज छोटी छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर आएंगे और इलेक्ट्रॉन काफी छोटा होता है। अब सोचो कि अगर एटम का हम लोग बनाते हैं तो ये एटम है और इसमें होता है छोटा सा इलेक्ट्रॉन। अब इसकी साइज देखो, इसकी साइज देखो, इस इलेक्ट्रॉन की इसकी साइज देखो। अगर एक रस्सी से दोनों को पकड़ा दे और कहे तुम इधर खींचना उधर खींचेगा, तो बताओ ये उसको खींच लेगा कि वो इसके खींचे, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये एटम खींचेगा कि एटम इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, एटम इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा क्योंकि एटम की साइज पावरफुल भी होगा। तो जैसे इन दोनों कनेक्ट करते हैं अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भागना चालू कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ये हाई पोटेंशियल पर हुआ और इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ये, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करते हैं। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो वहां पे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन भले यहां से आता है लेकिन हम वहां पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं, जब बताएंगे तो वहां पे और डिटेल बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ये हाई पोटेंशियल पे और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ये, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन का मोशन यानी चार्ज पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो गया। और हम यही चाहते थे कि चार्ज मोशन में, अब जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो अब इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो चार्ज को मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ा है, एक तरफ निगेटिव चार्ज को और एक तरफ कर दिए। जैसे बैटरी चार्ज होती है, इन्वर्टर की जो बैटरी है चार्ज होती है तो क्या होती है कि एक तरफ पूरा पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ पूरा, और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक निगेटिव टर्मिनल, और जैसे इन दोनों को वायर से कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एक तरफ से निकल के खूब तेज भागने लगते हैं दूसरी तरफ, और इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मोशन में आ जाने की वजह से किसका जन्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, चार्ज का थोड़ी जन्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जन्म होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी होती है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करके जाता है तो इसके बदले में एनर्जी यहां से यहां फ्लो करती है, उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। भैया अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे तो एनर्जी कहां से जाती है, यहां से यहां जाती है। क्यों, क्योंकि एनर्जी के रेस्पेक्ट में ये हायर पोटेंशियल है और एनर्जी के रेस्पेक्ट में ये, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होते हैं तो एनर्जी यहां से, आ रही बात समझ में, और ये एनर्जी जो हायर पोटेंशियल से लोअर, अब इसको हायर पोटेंशियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल बोलेंगे, आ रही बात समझ में, और इसको क्या बोलेंगे, लोअर। हाँ, पर इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में हायर है और इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, चूंकि हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे यहां पे, इसीलिए हम इसको हायर मानते हैं और इसको, तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करता है और एनर्जी यहां से, इसी को बोला जाता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, है ना, क्या बोलते हैं इसको, वो एनर्जी जो हायर से लोअर की तरफ फ्लो करती है उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां फ्लो कर रहा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब करंट का मतलब तुम लोग नहीं जानते हो, करंट का मतलब क्या होता है, सुनो,
पहले तो यही बताना पड़ेगा ना। कितने बच्चे जानते हैं करंट का मतलब क्या होता है? यू डोंट नो, आई डोंट नो। करंट का मतलब आप नहीं जानते हैं? करंट का मतलब आप नहीं जानते? बताएं, आप बताएं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर सही मतलब देखा जाए तो करंट का क्या मतलब होता है ये बताइए। कि जब नदी पहाड़ों से बह के ऐसे आती है, समुद्र में जाती है, उधर ओशन की तरफ, सी की तरफ जाती हैं, तो वो जो नदी बह के आ रही है भैया, वो पानी का एक दिशा होता है कि इस तरफ पानी बह के जा रही है, तो आप उसको बोलते हो वाटर करंट। क्या बोलते हो? जब हवा बह रहा है, मान लो इधर से उधर उस डायरेक्शन में हवा बह रहा है, तो आप कहते हो विंड करंट। तो फिर तो वहां तो इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहे हैं, फिर क्यों करंट बोल रहे हैं? तो एक्चुअली करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। फ्लो ऑफ करंट का मतलब फ्लो ऑफ एनीथिंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। अब अगर पानी एक तरफ बह रहा है तो उसको वाटर करंट, हवा एक तरफ बह रहा है तो विंड करंट, है ना, और इलेक्ट्रॉन अगर एक तरफ बह रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? इलेक्ट्रॉनिक करंट। अरे बात समझे? तो यहां पर यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर रहा है, पर इसके पीछे का रीजन क्या है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में। यानी जहां पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये तो दो चीज किसमें पढ़ेंगे? नेक्स्ट वाले में। लेकिन जैसे कि आप यहां पूछेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन यहां से आके फ्लो कर रहा है, तो उसको फ्लो करने के पीछे का रीजन हम बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जब ये पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अरे बस समझे? तो अभी बस आप क्या क्या समझे कि भैया कन्वेंशनल करंट ही हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। जो कन्वेंशनल करंट है वही इलेक्ट्रिक करंट है, वही एनर्जी है, जिससे फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, सब वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, यहां पे अगर पूछ दिया जाए कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वह, उसको बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्यों करता है? क्योंकि मास का ट्रांसफर इधर से इधर हो रहा है, तो एनर्जी का ट्रांसफर इधर से। अब आप बताएंगे, आप कल ये बात ढूंढ के लेके आएंगे बच्चे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है तो एनर्जी इधर से इधर क्यों जाती है। आप इसका रीजन कल ढूंढ के लेके आइएगा और हमको बताइएगा कि क्या होता है। ठीक है? बाकी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है तो करंट इधर से इधर क्यों होता है। मतलब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनल करंट है, जिसको हम एनर्जी बोल रहे हैं, वो एनर्जी इधर से इधर क्यों जाती है, इसका रीजन ढूंढ के लेके आएंगे। और फिर कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और फिर वहां हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अभी बस हमने एक ओवरव्यू दे दिया क्या होता है। ठीक है? अरे बस समझे, इतना बस पढ़ के आइए, कल के क्लास में और आगे देखा जाएगा। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही।